इल्तुतमिश, जो कि अपनी कामों की वजह से पूरी दिल्ली सल्तनत पर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ इल्तुतमिश के कामों के बारे में, जिनकी वजह से वह इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इल्तुतमिश एक पहला तुर्क सुल्तान था जिसने एकदम प्योर अरबी सिक्के चलाए थे, और यह इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए 2 तरीके के सिक्के थे। पहला टंका, जो कि चांदी का था, और दूसरा जीतल, जो कि तांबे का था। नंबर 2, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि खुद भी एक गुलाम था। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उसमें सबसे पहले वीडियो बनाया था इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका विकास कार्यक्रम। उसके बाद मैंने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया है। इसमें मोहम्मद गोरी को शॉर्ट में भी हम इसकी कहानी बता देते हैं। तो मोहम्मद गोरी पहला वो शासक था जो भारतीय इतिहास में इस्लाम धर्म का स्थापना भारतीय क्षेत्र में मोहम्मद गोरी किया था, और उसी का ये दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दासत्व से मुक्ति तो पा जाता है, लेकिन जब तक सुल्तान के पद पर रहता है अपने आप को सिपह सलार यानी नायक, सेना नायक के तौर पर ही शासन करता है। उसके बाद आगे हम आज बढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास है। अब इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि ये कैसा शासक था और इसका शासन कार्यक्रम कैसा रहा। तो एक एक करके हम ये सब जितना भी है डिटेल नोट्स बना रखे हैं। समय मिलते ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये टॉपिक वाइज करके आपको अपलोड करते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और इसमें अगर कोई कमी हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, समय को ज़्यादा ये न करके। आप देख रहे हैं कि आज बताने जा रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो कि 1211 से 1236 के बीच तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं कि आगे क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु होती है। अचानक मृत्यु इसलिए क्योंकि वो चौगान खेलते, पोलो जैसा एक खेल होता है, वो खेलते वक्त अचानक घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। के उत्तराधिकारी के तौर पर आराम शाह, जो कि भाई या भतीजा दोनों में से एक था, को तुर्की के अमीरों ने बैठाया। अमीरों होते थे उस समय छोटे छोटे सेनानायक, यानी अभी जैसे बोलिए जिसका मतलब दरबार में बोलबाला होता था, वो अमीर कहलाते थे, ने बैठाया। क्योंकि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 पुत्रियां थे, इसलिए इसके भाई या भतीजे को बैठाया गया था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था जिन्हें इल्तुतमिश ने, जैसे जब ये अयोग्य शासक हुआ तब इल्तुतमिश ने इसे हत्या कर या युद्ध में हराकर हत्या करके गद्दी पर कब्जा किया। इल्तुतमिश को जिन अमीरों ने इसे बैठाया था, वो उन्हीं अमीरों का सरदार इन्हें, जिसका नाम है अली इस्माइल, ने आमंत्रित किया कि आप आइए और दिल्ली की सतह, लाहौर की सतह को संभालिए। दिल्ली लाहौर की सतह, क्योंकि दिल्ली और लाहौर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने हिस्से में लिया था। जब इल्तुतमिश आराम शाह को हराया तो उस समय यह स्वयं बदायूं का सूबेदार था। बदायूं अभी वर्तमान में यूपी के क्षेत्र में है, और ऐबक का ये दामाद भी था। इसको इसलिए बुलाया गया कि ये ऐबक का दामाद भी था, करीबी भी था, और एक योग्य शासक भी था। तो ये आराम शाह को दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान में हराता है
और हत्या कर उसे सुल्तान बन बैठता है। आगे अब देखते हैं कि ये इल्तुतमिश के बारे में क्या है। इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध जब यह खोखरो जनजाति से हो रहा था, जिस समय यह जीत हासिल करने में ऐबक एवं इल्तुतमिश दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका था। अतः प्रसन्न होकर गोरी ने यानी मोहम्मद गोरी ने ऐबक से कहा कि इसे भी अपने दासत्व से मुक्त कर दे एवं अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की तथा बदायूं का इक़्तिदार बनाया। कहने का मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक से यह मोहम्मद गोरी दरख्वास्त किया था कि इसे इल्तुतमिश एक ऐसा अच्छा दास का मतलब सेनापति है, दास सेनापति, इसे भी अपने दासत्व से मुक्त कर देना। उसे मुक्त करने के बाद उसे बदायूं का सूबेदार बना दिया था। दूसरा, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गोर शासक से नहीं बल्कि बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे सुल्तान की उपाधि मोहम्मद गोरी का भतीजा ने दिया था, लेकिन अभी ये सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा का मतलब होता है इस्लाम धर्म का धर्मगुरु, उसे अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की। इसे साफ पता चलता है कि यह इस्लाम धर्म की प्राथमिकता देने वाला है। दूसरा, ये दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। इससे पहले जो शासक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन जैसे ये सुल्तान बना इन्होंने लाहौर से राजधानी को कहाँ दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है तो उस समय तो चुनौतियां थी ही, लेकिन जब इल्तुतमिश राजा बनता है, सुल्तान बनता है, तो उस समय और आपको चुनौतियां दिखाई देने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दासों का दास था, यानी दिल्ली पर यानी कुतुबुद्दीन के साम्राज्य पर कब्जा करने की होड़ जम पड़ी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितनी सारी समस्याएं आई। ऐबक की मृत्यु के बाद ही ऐबक के अन्य दास स्वयं को दासत्व से मुक्त मान लिए, जबकि इनको केवल इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मिला था, लेकिन बाकी अन्य दास भी बोले कि मेरा तो दास मालिक जो था वो मर गया, तो अब हम किसके दास रहें। तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया और साम्राज्य पर कब्जा करने की होड़ लग गई। मुक्त समझ लिया और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उदाहरण के बंगाल का क्षेत्र। बंगाल का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो राजधानी से बहुत दूर होने के कारण अक्सर चाहे जितना हर एक काल में जितना भी राजा आए, इस पर कंट्रोल बहुत थोड़े समय के ही रह रहा था। दूरी होने के कारण, एक विकास क्षेत्र होने के कारण कि यहाँ तो विद्रोह या स्वतंत्र होना आम बात हो गई थी। पहला क्या समस्या उत्पन्न हुई थी, आगे देखते हैं। यल्दौज और कुबाचा को सिंध प्रदेश पुनः विजित करना। मतलब यल्दौज और कुबाचा जो थे से कुतुबुद्दीन ऐबक के सहपाठी दास थे, यानी मोहम्मद गोरी के ये सब दास थे। तो कुतुबुद्दीन के ऐबक के मृत्यु के बाद यल्दौज और कुबाचा जो पहले से संघर्ष कर रहे थे, तो कुतुबुद्दीन के उस पर दबाव के वजह से किसी तरह से पराजित करके उसे रखा था, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है पुनः सक्रिय हो जाते हैं और इल्तुतमिश को दबाव देने लगते हैं। लेकिन इल्तुतमिश बहुत चालाकी से इनको क्या करते हैं, हराकर सिंध प्रदेश को विजित कर लेता है। दूसरा, मंगोल आक्रमण का खतरा। जब इल्तुतमिश राजा था उस समय एक मंगोल नेता चंगेज खान था, जिसे तैमूचिन भी कहा जाता है।
ने गोबी के रेगिस्तान एवं एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जनजातियों को हराने के बाद ईरान के ख्वारिज़्म शाह के संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब कि चंगेज़ खान एक ऐसा लुटेरा था जो जिस क्षेत्र में जाता पूरा उसका तहस नहस, यानी वो लूटता ही नहीं, पूरे क्षेत्र को वो बर्बाद कर देता था। तो ऐसे में साम्राज्य को नष्ट किया। लेकिन इसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर, यानी ख्वारिज़्म शाह का एक लड़का था जलालुद्दीन मांगबरनी, ये भागकर भारत की तरफ आया और वो सहायता मांगने लगा इल्तुतमिश से। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत चालाकी से उसे मना कर दिया ताकि, और चंगेज़ खां के हमले से दिल्ली को नुकसान होने से क्या किया, बचा दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पर है कि इसे संरक्षण देने का मतलब है कि चंगेज़ खां दिल्ली पर आक्रमण करता और भला कुछ लालच में यह दुश्मनी क्यों चंगेज़ खां जैसे खतरनाक से मोल ले। इस प्रकार वह चालाकी से दिल्ली को बचा लिया। अगला है मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। 40 गुलामों के सरदारों का गुट का गठन किया जिसे तुर्कान चिहलगामी, जिसमें 2 तरह के तुर्क सरदारों का गठन था। एक तो प्रॉपर तुर्क दास थे, मतलब तुर्की जो दास हुए थे वो, और दूसरा गैर तुर्क, मतलब ये भारतीय जो होंगे वो गैर तुर्क कहलाए, ये थे। इन्होंने इक़्तिदार प्रणाली की सुव्यवस्थित शुरुआत भी की, जो कि वह पहला शासन था। इक़्तिदारी का अर्थ होता है, अरबी भाषा में अर्थ इसका होता है भूमि, मतलब भूमि का मालिक। जैसे इनको पेंशन के तौर पर या इसको बोलते हैं वेतन के तौर पर इसको जो दिया जाता था वो भूमि ही दिया जाता था, वो इक़्तिदार, और जो इसका मालिक होता था उसको इक़्तिदार कहा जाता था। अब आप देख सकते हैं कि आगे की ओर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका न्याय व्यवस्था कैसा था। इब्न बतूता ने लिखा है कि इसके महल के सामने 2 सिंह बनाए गए थे जिसके गले में घंटी लगी होती थी। न्याय चाहने वाला व्यक्ति वहां आता, घंटी को बजाता और एक बात का विशेष ध्यान रखता कि वो न्याय पाने आया है तो वो लाल वस्त्र का धारण करके आना होता था। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने ही पूरा किया था। यानी दिल्ली का तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, परंतु उस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करने में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण हाथ था। इल्तुतमिश का यदि कुल मूल्यांकन करें कि ये कैसा शासक था, तो इतिहासकार के निजामी ने कहा कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमाग में खाका बनाया था। मतलब वो केवल सोचा था कि हम दिल्ली को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं। अचानक मृत्यु हुई तो फिर जो बात सोचा था वो सोचा ही रह गया। तो पुनः पढ़ते हैं कि ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत की रूपरेखा सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति और एक दिशा तथा एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। मतलब सीधा सीधी बोलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सोचा था उसको सही तरीके से लागू या
जो विचार को हल किया, पूरी तरह से समावेश किया उनके विचारों को, तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, यानी इनके अब कहानी में ज़्यादा नहीं रहा, वो छोटी सी घटना रहा जो कि बस वहाँ आता है और कुछ मंगोलों से के खतरा से बचाता है। इसके अलावा जो समस्याएं थी वर्तमान में उत्तराधिकारी का, उसको ख़त्म करता है और कुछ नए स्थापना करता है। तुर्क चहलगानी मैंने चालीसा जिसको बोलते हैं, 40 गुलाम सरदारों का गुट चालीसा। तो इस प्रकार छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाता है और अन्य क्षेत्र में भी अपना कदम उठाता है, क्योंकि अभी ये दास था और उतना स्पष्ट भी जानकारी नहीं था, जितना है उसमें वो कर रहा था धीरे धीरे। इसके बाद इसमें छोटी मोटी और भी बात हो सकती, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तो अब आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद पुनः राज सत्ता पर काबिज होने के लिए घरेलू संघर्ष जारी हो गया। यह कहने का तात्पर्य है कि इल्तुतमिश एक बड़ा बेटा था जिसे नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसका नाम था, उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु वो 1229 में ही आकस्मिक मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। यदि उसका बेटा सही सलाम होता तो उम्मीद है कि इसका समस्या नहीं उत्पन्न होता, परंतु यहाँ उनके न होने से समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि यह इनके अन्य जो पुत्र थे अयोग्य थे। एक पुत्री थी जिसका जिक्र ग्वालियर के अभियान के याद में सिक्के जो चलवाए थे, उसके एक तरफ पुत्री का नाम रजिया, यह वही रजिया सुल्तान है जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रथम महिला शासिका यानी मुस्लिम शासिका, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम महिला शासिका के तौर पर जानी जाती है। रजिया अंकित कराया था, परंतु स्त्रियों का नाम इस प्रकार शासन व्यवस्था वाली वस्तुओं में आना इस्लाम के शरीयत का अर्थ हुआ इस्लामी नियम कानून जिसमें होता है, यही शरीयत में खलीफा शरीयत के खिलाफ है था, निम्न इस्लामिक नियम कानून के क्या था, खिलाफ था। इसलिए घर से लेकर माने अंदरूनी राज्य घराने से लेकर बाहर तक रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। अंततः अयोग्य शासक रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित किया गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहा। ये रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो है से इसी का अयोग्य शासक है। इल्तुतमिश का मतलब बेटा था, जो ज़बरदस्ती उसको किसी तरह से शासन व्यवस्था में लाया गया, परंतु यह क्या था, अयोग्य था। आप इससे पहले कुछ अभी जस्ट यहाँ देखिए कि इसके न्याय व्यवस्था में था कि लाल कपड़े पहनकर वो राजा के सामने आता था। तो इन्होंने लाल कपड़े पहनकर, क्योंकि रजिया जलालात उद दीन रजिया लाल वस्त्र धारण करके जनता के बीच चली गई। राजा तो था नहीं यहाँ, तो ये जनता के बीच चली गई एवं राज्य सत्ता पर काबिज होने के लिए जनता में राजा के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। अंततः रुकुनुद्दीन अपदस्थ हुआ और रजिया सुल्तान के तौर पर दिल्ली के राजगद्दी पर कायम हो गई और ऐसा करने वाली प्रथम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की थी। अब यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए। पर्दा प्रथा का त्याग। पर्दा प्रथा का मतलब होता है स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर शासन व्यवस्था कार्यभार ये सब संभालना। पर्दा प्रथा का क्या हुआ, त्याग कहलाया। इसने विवाह किया अल्तुनिया, एक अल्तुनिया नाम का राज्य में एक छोटा मोटा सेनानायक था उससे, लेकिन इसकी शासन व्यवस्था ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके नाम मात्र आने से कि ये इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने जा रहे थे। जैसे ये राजा बना, राजा
रजिया सुल्तान बनी, तैसे ही इसके विरुद्ध और षड्यंत्र रचे ही जाने लगे। मतलब किसी भी हालात में इसे महिला शासिका के तौर पर कोई स्वीकार नहीं कर रहे थे, खास करके अमीर गुट सरदार। अब यहाँ पर जो चालीसा गठन किया था वो 0% भी मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने आप के ऊपर। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, राजा अगर बनती भी है, मतलब रानी बनती भी है, दिल्ली सतह पर काबिज होती भी है, तो ये जनता के बीच जाने पर हुआ था। तो यानी इसको राज्य से कोई समर्थन, राज्य के अंदरूनी से कोई समर्थन नहीं मिला, मैंने ज़बरदस्ती किसी तरह से काबिज हुई थी। तो स्वाभाविक है कि ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। इतना विद्रोह सह के कौन सा राजा राज कर लेगा जिसके अंदर ही सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे मंत्री हो गया, उनके गुट सरदार हो गए, इन सब से मेन सहयोग मिलेगा नहीं तो कैसे, कितना दिन तक चलेगा राजकाज। वही इसके साथ हुआ। ये ज़्यादा समय तक नहीं चला और इसको किसी तरह से हराकर हरियाणा के कैथल में इसको हत्या कर दी गई। इसका जो कब्र है मोहल्ला बुलबुली खान, तुर्कमान गेट, दिल्ली में है। और इस प्रकार रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश दोनों की कहानी के क्या होता है, समाप्त होता है। ये जो हत्या किया था मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 में इसे क्या कर दिया गया था, हत्या। भारतीय इतिहास के प्रमुख महिला शासिका। भारतीय इतिहास में जितना पुरुषों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया उससे अधिक महिलाओं ने भी किया। इस धरा के लिए कई वीरों को जन्म दिया तथा समय आने पर अपनी स्वामित्व का प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ प्रमुख है जैसे वाकाटक राजवंश की शासिका प्रभावती गुप्त, दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना रजिया बेगम, मालवा साम्राज्य की मराठा महारानी अहिल्या बाई होलकर, वारंगन के काकतीय राजवंश की शासिका रुद्रमती देवी, चंदेल वंशज रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की शासिका बेगम हजरत महल आदि प्रमुख में मध्यकालीन इतिहास में प्रथम महिला शासिकाएँ ये हुई थी रजिया सुल्तान। लेकिन हम अब ये देखना चाहते हैं कि उसी समय भारतीय क्षेत्र में कौन कौन महिला शासिका मध्यकालीन भारत में हुई है, उनके बारे में हम जानते हैं। रजिया सुल्तान जो अभी हम देखें कि इनका शासनकाल 1236 से 1240 रहा। ये गुलाम वंश यानी ममलूक वंश की अंतर्गत आती है और इनका राज्य क्षेत्र क्या था, दिल्ली। रानी रुद्रमा देवी ये है 1260 से 1291 यानी 31 साल शासन किए। ये कातकीय साम्राज्य की महारानी थी और इनका राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र। रुद्रमा देवी के बारे में कहा जाए तो ये गणपति देव की छोटी बेटी थी, क्योंकि यह पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव के कारण उनके पास जो बेटी थी वही योग्य शासिका के तौर पर कार्य की। अगला हुआ मरदूम जहाँ, यह 1461 से 69 बहमनी साम्राज्य की थी, जो दक्षिण बहमनी का इसका राज्य क्षेत्र है। अगला हुआ रानी दुर्गावती जो 1560 से 1564, यह गोंड वंश की शासिका थी। यह गढ़कटंगा इसका राज्य क्षेत्र था, राजधानी क्षेत्र। अब यहाँ रानी दुर्गावती कौन थी, अकबर के सेनापति आसफ खान को दांत खट्टे करने वाले यह गौंड शासक दलपत शाह की पत्नी यानी वीरांगना थी। गौंड शासक दलपत शाह की वीरांगना थी। अगला है चांद बीबी। चांद बीबी यह अहमद शाही वंश के थे और 1595 से 96 अहमदनगर, यानी ये 1 साल तक मतलब उत्तराधिकारी के अभाव में अयोग्य शासिका यानी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की प्रथम बेटी एवं 1595 में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना को अहमदनगर से सुरक्षा प्रदान की थे। कहने का मतलब यह है कि ये चांद बीबी उस समय सुल्तान की मृत्यु होने के कारण उसके अयोग्य 4 वर्षीय बेटे को गोद ली थी और किसी तरह से यानी ये बुआ बनकर बुआ ही थी और अपने भतीजे को गोद में लेकर शासिका चला रही थी। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। मुगल साम्राज्य में जो अकबर का शासनकाल था उसमें किसी तरह से ये षड्यंत्र रच के
और इसे एक थर्ड जेंडर यानी हिजड़ा के द्वारा मरवा दिया जाता है। और ये अहमदनगर इनका राज्य क्षेत्र था। उसी प्रकार बड़ी बेगम साहिब आदिल शाही वंश की थी, ये बीजापुर शासन की थी। फिर है ताराबाई जो भोसले वंश मराठा साम्राज्य के थे। अब जान ही रहे कि मराठा साम्राज्य में ताराबाई एक बहुत भी चर्चित नाम थी, जो मराठा साम्राज्य भोसले वंश में थी। वीर शिवाजी की मृत्यु के बाद, देहांत के बाद ही आगे का कार्यक्रम को देखी थी कि कौन राजा और किस तरह से शासन व्यवस्था चलेगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखना चाहते हैं, अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अब इसे देखते हैं कि अल-बिरूनी का थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण लेखक के तौर पर इसे जाना जाता है। इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद। अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद। इसे मध्य एशिया उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में इसे जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। यह ईरानी मूल का पारसी लेखक था। महमूद गजनवी द्वारा युद्धबंदी के तौर पर गजनी से लाया गया था और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, जिससे भारतीय इतिहास पर बहुत मतलब अंदरूनी गहन जांच जानकारी मिलती है, उसका नाम था तहकीके हिंद। ये प्रमुख पुस्तक, ऐसे एक दो और पुस्तक थे लेकिन इसमें तहकीके हिंद इसका पुस्तक था। यह भारतीय समाज के 4 वर्ण में विभक्त था, जिसका वर्णन इसके पुस्तक से मिलता है और इसमें स्त्रियों की स्थिति का तो विशेष वर्णन किया गया है। अल-बिरूनी के अनुसार महर्षि पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने हिंदी वर्णमाला की खोज की थी, जिसमें 50 अक्षर थे। वेदव्यास ने हिंदी वर्णमाला की खोज की थी, जिसमें कितने अक्षर थे? 50। इस प्रकार दोस्तों इल्तुतमिश और उसके आसपास की कहानी, यानी अल-बिरूनी को हमें मोहम्मद गोरी और गजनवी के बारे में बता रहे थे, उस समय बताना चाहिए था स्पष्ट रूप से, लेकिन देखिए कि अब ये दूर ना हो जाए, इसलिए महिला शासिका और इनका स्पष्ट अभी जिक्र कर दिया, ताकि मोहम्मद गजनवी को हाल में ही हम लोग पढ़े हैं। वो 17 बार भारत पर आक्रमण किया, एक लुटेरे के तौर पर था, तब उनके साथ ही आए थे। तो अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो देखने में भी आपको बोरिंग लगेगा। तो अगले वीडियो में हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताएंगे कि वो गयासुद्दीन बलबन कौन था। तो इस प्रकार दोस्तों आज वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो हमारे द्वारा किस प्रकार बनाया गया, आपके लिए शिक्षाप्रद होगा, जानकारी आपके शिक्षा में सहयोग करेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो रखते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।